नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एससी बोर्ड पर, जिसमें हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस की हमने 2 या 3 क्लास कर ली थी। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने जो पढ़ाया था उसको तो रिकॉल कराना हालांकि संभव नहीं है, लेकिन सिर्फ टेंस के बारे में पढ़ना है। तो आप टेंस के बारे में इतना याद रख लीजिए कि टेंस जो होता है बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है टाइम, और एक उसी के साथ अगर हम जोड़ दें क्या, एक्शन। मतलब टाइम और एक्शन दोनों को मिलाकर ही टेंस बनता है। और एक्शन कुछ नहीं होते। एक्शन के बारे में मैंने बताया था, ये वर्ब ही होती हैं। और इन्हीं वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इन्हीं फॉर्म्स के द्वारा किसी एक्शन की स्टेट को बताया जाता है। अब एक्शन की जो स्टेट क्या है उसके बारे में मैंने बताया था कि कोई भी काम अगर चल रहा है, कंटिन्यू है, फिर कोई जो एक्शन है रनिंग में है तो उसको कंटिन्यूस स्टेट बोलते हैं। वह आगे जाके कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो चुका है तो उसको हम परफेक्ट स्टेट बोलते हैं, यानी कंप्लीशन को ही परफेक्ट स्टेट बोलते हैं। सारी चीज़ें मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप उसमें प्रेजेंट नहीं थे तो फिर भी मैं आपके रिवीजन के लिए उन चीज़ों को एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। ये देख लीजिए, कोई भी जो वर्ब की एक्शन है उनकी जो स्टेट है बेसिकली 4 टाइप से स्टेट को माना गया है। एक होता है इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मैं कंटिन्यूस से स्टार्ट करता हूँ कि किस स्टेट को कंटिन्यूस बोला जाता है। कोई भी एक्शन है जो किसी दिए गए पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हो चुका है और अभी दिए गए टाइम पे वह रनिंग है। रनिंग से मतलब गोइंग ऑन या फिर चल रहा है। जैसे अभी आप अपनी पढ़ाई को ले लीजिए, आपने कुछ देर पहले या कुछ समय पहले से पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है, तो जो आपका जो एक्शन है लर्न, वह क्या है, अभी आप पढ़ रहे हैं तो अभी आपका जो लर्न एक्शन हुआ क्या है, प्रोसेस में है, मतलब चल रहा है। तो आपके जो पढ़ाई की जो स्टेट है, यहाँ पे हम किस स्टेट से इसको बताएंगे, इसको हम कंटिन्यूस स्टेट से बताएंगे। इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म यूज की जाती है वह वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की। अगला जो स्टेट आता है वो होता है परफेक्ट। तो परफेक्ट से मतलब किसी भी स्टेट की, किसी भी एक्शन की ऐसी स्टेट से है जब आपका वह एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, आगे जाकर 1 या 2 घंटे बाद आपकी जो है पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, आप अपनी पढ़ाई को खत्म कर देंगे। तो जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी तो उस स्टेट को जो हम जिस नाम से जानते हैं उसको हम परफेक्ट स्टेट बोलते हैं। मतलब काम का कंप्लीशन हो जाना ही परफेक्ट स्टेट में आता है। इसके साथ वर्ब की फॉर्म यूज की जाती है। सीधे से हम शब्दों में कहें कि अगर कोई भी आपका एक्शन इन प्रोसेस है, मतलब अभी चल रहा है या जारी है, तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस स्टेट। और अगर आपकी जो प्रोसेस कोई भी समय पे जाके कंप्लीट हो चुकी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्टेट। ठीक, समझ गए बात। अब अगली जो स्टेट आती है वो होती है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखो, मैंने इसको आपको नाम से समझाया हुआ था कि आप इसको नाम से भी समझ सकते हैं कि इसमें दोनों चीजों का यूज किया गया है, परफेक्ट का भी किया गया है, कंटिन्यूस का भी किया गया है। परफेक्ट से मेरा मतलब मैंने अभी आपको समझाया है कि कंप्लीशन से है, कंप्लीट हो जाए कोई चीज। और कंटिन्यूस से मेरा मतलब है अभी वो चीज प्रोसेस में है या फिर गोइंग ऑन है, चल रही है। अब इस चीज को कैसे समझेंगे, देखिए। जैसे अभी आपने 5 बजे से पढ़ना आपने स्टार्ट किया, आप पढ़ते जा रहे हैं, अभी 6 बज गए हैं। अभी आपने जो 1 घंटा जो आपका गुजर चुका है, इस समय आपका जो एक्शन था लर्न, तो क्या आपने 1 घंटे इसको कंप्लीट नहीं कर लिया, मतलब 1 घंटे आपने पढ़ाई कर ली तो आपका 1 घंटे एक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी आपने उसको कंप्लीट पूरा खत्म नहीं किया है, अभी भी वो एक्शन आपका चलते जा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे इसको कि मेरे एक्शन का पार्शियल कंप्लीशन हो गया, मतलब आधा कंप्लीट हो गया। तो इसमें आधा जो कंप्लीट हो गया उसमें परफेक्ट टेंस भी आ गया, और अभी जो अभी भी फिर भी कंटिन्यू है, चल रहा है, तो उसमें आपका कंटिन्यूस स्टेट भी आ गई। तो ऐसी स्टेट जो 6 बजे आपकी जो स्टेट रहेगी वह आपकी एक्शन की परफेक्ट कंटिन्यूस स्टेट रहेगी। उसमें पार्शियल कंप्लीशन हो गया होगा, आधी कंप्लीट हो गई लेकिन फिर भी अभी जारी है, तो ऐसी स्टेट को हम परफेक्ट कंटिन्यूस स्टेट बोलते हैं। अब इसकी वर्ब की हम फॉर्म की यूज की बात करते हैं। देखो, आपको पता है परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और कंटिन्यूस के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज की जाती है। तो इस जो स्टेट में आपकी दोनों फॉर्म्स यूज की जाएंगी। कैसे यूज की जाएंगी वो अभी आपकी बात की क्लास में बताएंगे। अब अगली जो आपकी स्टेट आती है वो होती है आपकी इंडेफिनेट स्टेट। इंडेफिनेट के बारे में मैंने बताया था कि ऐसी कोई भी चीज या फिर कोई भी स्टेट जिसके बारे में टाइम डेफिनेट ना हो। टाइम डेफिनेट से मेरा मतलब ऐसा था कि जैसे मैं अभी सिर्फ एक्शन के बारे में बात करूं, एक्शन से मतलब जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, सिर्फ मैं आपको टाइम के बारे में यह बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं कितने बजे पढ़ाता हूँ, या फिर पास्ट की बात करें तो कब पढ़ाता था। इन सारी बातों के बारे में बात ना करें, सिर्फ इतना बोलना कि मैं पढ़ाता हूँ। ना मैं ये बताऊं कि 5 बजे पढ़ाता हूँ कि 6 बजे पढ़ाता हूँ। सिर्फ मैं एक्शन के परफॉर्म होने के बारे में बताऊं कि एक्शन परफॉर्म होता है मेरे द्वारा, मैं परफॉर्म करता हूँ।
तो ऐसी स्टेट जो होती है उनको इंडेफिनेट स्टेट बोलते हैं। इसके साथ मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन अगर ये इंडेफिनेट जो होती है वो स्टेट पास्ट में है तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की। तो आपको समझ में आ गई थी पिछली क्लास में। अब इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, आपको आगे चीजें समझनी है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था अभी क्लास की स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि टेंस जो होता है वह टाइम से मिलकर बना होता है अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो, ठीक है। एक्शन से मैंने बता दिया कि भाई आपने, आप मुझसे बोलेंगे कि भाई आपने एक्शन की स्टेट तो सारी बता दी कि एक्शन की इतनी स्टेट होती है, लेकिन अभी आपने टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया कि जो आपकी एक्शन जो परफॉर्म हो रही है वो किस टाइम पे परफॉर्म हो रही है। पास्ट में परफॉर्म हो चुकी है या फिर प्रेजेंट में कंप्लीट हुई है या फिर पास्ट में परफॉर्म हो रही थी। जैसे अभी एक बात को बताया मैंने, आपने कोई काम कंप्लीट किया, कंप्लीट के लिए आप क्या लिखेंगे, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के साथ क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे आपने कोई काम कंप्लीट कर लिया, खत्म कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे आप, डू डिड डन। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, तो आप परफेक्ट के लिए लिख देंगे डन। आपने क्या कंप्लीट किया, माय, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप इसमें देखें सब्जेक्ट में संगे, सब्जेक्ट वह होता है जो इस एक्शन का डूअर है, तो ये एक्शन किसने परफॉर्म किया, आपने, तो आप क्या लिख देंगे, आई डन माई वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो मैं आपसे बोलूँ कि सेंटेंस में एरर क्या है, तो आप बोलेंगे, अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की है तो आप सीधी सी बात बोल देंगे कि इसमें एरर ये है कि सब्जेक्ट के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं की जाती। एक तो इस एरर इसमें आप ये बता दें, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसमें आप ये बता देंगे कि भाई इसमें आपने कभी भी टाइम के बारे में जिक्र नहीं किया है। टाइम से मेरा मतलब आपने सिर्फ ये बताया काम आपने कंप्लीट किया, लेकिन आपने ये बात इसमें कहीं भी नहीं बताई, ना ही ऐसे कुछ वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया गया जिससे हमें ये बात पता चले कि हमारा जो काम कंप्लीट है वह पास्ट में कंप्लीट हुआ था या फिर प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ। अब बात को समझ रहे हैं। हो सकता है वह काम आपने कल यस्टरडे में पास्ट में कंप्लीट किया हो, या फिर हो सकता है आपने कुछ देर पहले प्रेजेंट में कंप्लीट किया हो। तो ऐसा कुछ भी आपने ऐसे वर्ड यूज नहीं किया जिससे ये चीज हमें पता चले, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके सॉल्यूशन के लिए आप बोलेंगे कि इसके सॉल्यूशन जो है, सबसे पहले तो हमें यह चीज है कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा वर्ड आप लिख दें जिससे ये वाली चीज जो वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ जो अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, ये वाला सिस्टम खत्म हो जाए। यहाँ पे आप अगर कुछ ही वर्ड लिखते हैं तो ये चीज तो आपकी खत्म हो जाएगी, भाई सब्जेक्ट के बाद आपके ये वर्ड आ जाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज नहीं किए। उसके साथ ही साथ आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे आप जो वर्ड जो हम यूज करेंगे वह हमारे टाइम को बताना चाहिए कि हमने जो अपना काम कंप्लीट किया है वह पास्ट में कंप्लीट किया है या फिर प्रेजेंट में कंप्लीट। ये वर्ड जो है इन चीजों को भी बताना बताना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो वर्ड रहेंगे ये टाइम को बता देंगे और आपकी जो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म वो है आपकी एक्शन की स्टेट को बता देंगे। तो इससे हमें टाइम और एक्शन दोनों पता चल जाएंगी, और दोनों पता चल जाएंगे तो इससे मतलब हमारा टेंस कंप्लीट हो गया, ठीक। यही तो था बेसिकली टेंस की, टाइम और एक्शन दोनों का सही यूज करते हमें आ गया एक साथ तो हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। ये हमें इन्हीं वर्डों के बारे में आज हमें पढ़ना है। इन वर्डों के बारे में पढ़ने से पहले एक बार मैं इनको बता देता हूँ कि इनको किस नाम से जानते हैं और क्यों नाम से, क्यों इनको ऐसे इस नाम से जाना जाता है। इसलिए बेसिकली आपको ही पता होगा, आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपको ही पता है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्यों जानते हैं इसके बारे में बात बता देता हूँ। जैसे आपको नाम से ही पता है कि बोलते हैं क्या, हेल्पिंग। हेल्पिंग से सीधा मतलब आप समझ रहे हो कि जो मदद करे। इसके बाद आपको लिख देना है अपना वर्ब। तो मतलब ऐसे वर्ड जो आपकी वर्ब की मदद कर रहे हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और ये मदद कैसी कर रहे हैं, तो मदद आपको पता है कि भाई ये टाइम को बताने में वर्ब की मदद कर रहे हैं कि आपका जो एक्शन कंप्लीट हुआ है वह किस टाइम पे कंप्लीट है, पास्ट में, प्रेजेंट में, कि फ्यूचर में जाके कंप्लीट होगा। इन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये हमें पढ़ना है टेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, हमें ये भी पढ़ना है, और इनका यूज कैसे किया जाता है ये भी पढ़ना है। देखिए बेसिकली हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब कुछ वर्ब के ही ऐसे कुछ वर्ब फिक्स की हुई है इंग्लिश में जिनका यूज हम दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो हम यूज कर सकते हैं मैन वर्ब के जैसे, ठीक है, और दूसरा इनका यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। सारी वर्ब नहीं होती हैं ऐसी, अब ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ब जो है वह मैन वर्ब के जैसे ही काम करेगी। एक्शन वर्ब, मैन वर्ब से मेरा मतलब है ये वर्ब जो होती है वो एक्शन के जैसे भी काम करती हैं, और हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही काम करेंगी, वर्ब को हेल्प करना। जैसे कुछ वर्ब मैं बता दूं, जैसे गो हो गया, प्ले है,
ठीक है, या फिर और भी आगे जाएंगे आप स्वयं। ऐसे सारे एक्शन है, ये एक्शन ही तो है भैया, आप कहीं जा रहे हो तो आप एक्शन ही परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं आप एक्शन ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो एक्शन है इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के जैसे नहीं किया जाता है। ये जो वर्ब है इनका यूज ओनली मेन वर्ब के जैसे ही आप इनका काम कर रहे हैं, एक्शन वर्ब के जैसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इंग्लिश में कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनका यूज दोनों टाइप से करते हैं, उन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप देखेंगे टेंस में उनका कैसे यूज किया जा रहा है। बेसिकली आपको टेंस में जो वर्ब पढ़नी है केवल 3 टाइप की हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है, आप देख लीजिए। और भी ज्यादा पढ़नी, लेकिन मैं आगे आप जाके देखिए, ये देखिए जैसे कैन पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, ये मॉडल है, ये कहीं ना कहीं ये भी तो हेल्पिंग वर्ब ही है। आगे जाके इसके बाद ही आपकी जो वर्ब लिखी जाएगी, जैसे आई कैन बिन, आप लिख दिया आई कैन बिन, तो बिन वर्ब की ही तो हेल्प कर रहे हैं श्योरिटी बताने के लिए कि आपका एक्शन है पूरी श्योरिटी के साथ फिक्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पॉसिबिलिटी जैसे आप इसमें यही लिखना है कि मे, तो मैं पॉसिबिलिटी को बता देगा कि मेरे जीतने की संभावना है। कैन, कैन का मतलब आप अपनी कैपेबिलिटी बता रहे हैं कि बिन की मैं कैपेबल हूँ जीतने के लिए। यही चीज तो आगे जाके आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ मैं उतना पढ़ा रहा हूँ जितनी आपकी जरूरत केवल टेंस में, ठीक है। सिर्फ मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो टेंस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है, बेसिकली आपको 3 टाइप की हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है। एक तो पढ़नी है आपको डू, दूसरी पढ़नी है आपको बी फॉर्म, तीसरी जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है। आपको ये 3 हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। इनका किस टेंस में किस स्टेट में यूज किया जाता है, अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गई तो फिर आप टेंस में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूँ। डू का जो मेनली काम है वह कहाँ पे इसका है यूज किया जाएगा, इसका जो मेन काम किया जाएगा इनडेफिनिट। जितनी स्टेट होंगी उसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी वह की जाएगी डू। बी जो है, बी का कहाँ यूज किया जाएगा, बी का जो यूज किया जाएगा वह कंटिन्यूअस स्टेट में यूज किया जाएगा। तो मैंने बताया वर्ब के पहले इनका यूज किया जाता है, मतलब सीधी सी बात आप समझ जाएंगे, बी फॉर्म्स का यूज वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हैव हेल्पिंग वर्ब का। हैव हेल्पिंग वर्ब का जो यूज हो जाएगा वह किसमें रहेगा, आपकी परफेक्ट स्टेट को बताने में किया जाएगा। परफेक्ट स्टेट का मतलब आपकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके पहले आप जो अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वह आपकी हैव फॉर्म में रहेगी। इतनी सी बात आप समझ गए कि आपको 3 टाइप की हेल्पिंग वर्ब टेंस में यूज करनी है, बी, डू और हैव। डू का जो यूज रहेगा वह डेफिनेट स्टेट में रहेगा, बी का जो रहेगा वह कंटिन्यूअस स्टेट में रहेगा, और हैव का जो यूज रहेगा वह आपका परफेक्ट स्टेट में रहेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो फिर अब मैं इस चीज को आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये यहाँ पे मैंने उनके बारे में बताया कि कब कहाँ उनका कैसा यूज किया जाता है, ये देख लीजिए आप। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है तो उसका यूज किसमें किया जाएगा, प्रेजेंट में, और अगर उसी का सेकंड फॉर्म यूज किया गया तो आप सीधी सी बात समझ जाएंगे कि यह पास्ट टेंस में इसका यूज किया जा रहा है। मतलब प्रेजेंट समय को बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट समय को बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। मैंने आपको फिर से याद दिला दिया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी मैंने बताया था आपका यूज 2 टाइप से यूज किया जाता है। एक तो किया जाता है कि बेसिक में, और एक किया जाता है फॉर्म। ये मैं आपको बता चुका था। बेस का फॉर्म किसके साथ किया जाता है ये भी मैं आपको बता दिया था। नहीं आपने पढ़ा तो आप पिछली क्लास में जाकर समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए। और ड्राइव फॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था डू, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये देखिए क्लास में मैंने बताया था आपको कि डू का जो फॉर्म का यूज किया जाएगा वो इंडेफिनेट स्टेट में बताने किया जाता है, ठीक है। तब यहीं पे आप देखिए, ये जो डू है इसका इंडेफिनेट में 2 टाइप से यूज किया जाता है, मतलब 2 टेंस में इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी होता है और पास्ट इंडेफिनेट भी होता है, ठीक है। तो सेम अगर हम डू का जब प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज करेंगे, तो जैसे अभी आपकी वर्ब यूज की है ना 2 टाइप से, बेसिक और ड्राइव, ऐसे इस डू हेल्पिंग वर्ब का भी 2 टाइप से यूज किया जाएगा। एक तो बेसिक हेल्प यूज किया जाएगा और एक किया जाएगा ड्राइव फॉर्म। समझ बात को, ठीक। तो अब डू का किसके साथ यूज किया जाएगा वो आपको मैं बता चुका था कि जिन जिन पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ बेसिक वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, डू का भी उन्हीं के साथ यूज किया जाएगा। और अगर डू में ई एस लगा दिया जाए, ऐसी ऐसे लगा के ड्राइव फॉर्म बनाई जाती है, तो अगर यहाँ पे ई एस लगा के जो डज बना दिया जाए उसका यूज भी उन्हीं के साथ किया जाएगा जिनके साथ ड्राइव का यूज किया जाता है, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। ये तो हो गई प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कि हम जो डू है उसका यूज इंडेफिनेट में कैसे यूज करेंगे। अब आगे जाके यही बात आप देखेंगे, पास्ट की बात हम करते हैं। तो पास्ट में मैंने आपको बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज जो होता है वह पास्ट को बताने के लिए किया जाता है। तो डू का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, डिड। डिड का जो यूज किया जाएगा वह पास्ट इंडेफिनेट को बताने में किया जाएगा। इस बात को आप समझ गए बिल्कुल। अब अगली बात करते हैं हम, जो होता है बी।
बी जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई, इसका भी प्रेजेंट में किया जाएगा, पास्ट में यूज किया जाएगा। प्रेजेंट में जो यूज होता है उसका एज एम आर 3 रूप से यूज किया जाता है। आर का यूज टोटल प्लूरल के साथ किया जाता है। कोई भी ऐसी चीज जो एक से ज्यादा है उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? आर। आई के साथ केवल एम यूज करते हैं, सिर्फ आई के साथ, किसी और के साथ नहीं, सिर्फ आई के साथ एम यूज करेंगे। और इज का यूज सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाएगा। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसके साथ इंडेफिनेट में ड्राइव फॉर्म में यूज करते हैं, उन्हीं सारे सिंगुलर के साथ इज का यूज किया जाएगा। ये देखो, समझ गए? अब सेम इसी बात को अगर हम पास्ट में लेके जाएं तो जो एज एम आर होता है, बी फॉर्म का जो पास्ट होता है वो क्या होता है? बाज और बर। तो पास्ट में यूज किए जाने बी वाली बी फॉर्म क्या रहेगी? बाज और बर रहेगी। ठीक है, समझ गए बात? अब अगर हैव बात करें जिसका हम यूज परफेक्ट में करते हैं, प्रेजेंट में फिर वही सेम बात, राइट फॉर्म में और बेस फॉर्म में। तो जो राइट फॉर्म रहेगी वो इसकी यहाँ पे हैव क्या होती है? हैज। और जो आपकी बेसिक फॉर्म होती है वो क्या होती है? हैव। राइट का फॉर्म सिर्फ वही सेम डिक्टो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाता है। लास्ट में हैव का आप देखेंगे सेकंड फॉर्म हैड यूज किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब आप बात को समझ गए। यहाँ तक अगर आप बात समझ गए तो फिर अब हम चलते हैं इनके इंडेफिनेट में कैसे डू का यूज किया जाता है, कैसे कंटेंट में बी का यूज किया जाता है, ये बात को मैं समझाऊँ। देखिए, ये हो गई इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में मैंने आपको बताया कि दो टाइप से यूज किया जाता है। एक तो किया जाता है डू, किया जाता है डज, और एक तो पास्ट में इसका यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है? डिड। तो बेसिकली आपका जो इंडेफिनेट में स्ट्रक्चर रहेगा वो किसी भी सेंटेंस का अभी तक क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस इंडेफिनेट में यही रहना चाहिए अभी तक। ठीक है, अब भाई अगर प्रेजेंट में इसका इंडेफिनेट का यूज किया गया तो इसमें प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, और अगर पास्ट में यूज किया गया तो इसमें पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब से मैं बता चुका कैसे प्रेजेंट में यूज करते हैं, कैसे पास्ट में। अगर हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने यूज कर दिया है तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट में, और अगर आपने इसका सेकंड फॉर्म यूज किया है तो वह हो जाएगा आपको पास्ट को बताएगी। समझ गए बात? ये आपको बात समझ में आ गई तो फिर ठीक है। देखिए, आगे बात करते हैं हम। बेसिकली अभी मैंने आपको क्या बताया, आप रिकॉल कर लीजिए कि जो हेल्पिंग वर्ब का जो मेन काम क्या होता है वह होता है क्या? इसको बताने में। जैसे अभी आपने ये लिख दिया लिख दिया आपने, ठीक है, गोइंग टू स्कूल। तो इसमें आपने इस सेंटेंस से कहीं भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि आप जो एक्शन आपका गो परफॉर्म हो रहा है वो किस समय हो रहा है, कि पास्ट में हो रहा था कि इस समय हो रहा है। इतने सेंटेंस से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आपको कुछ भी अगर लिखना है तो मैंने बताया मेन वर्ब के पहले कुछ ऐसे वर्ड लिखे जाते हैं जिससे ये बात हमें समझ में आ जाए कि यह जो सेंटेंस है या फिर जो आपकी स्टेट है वह किस टेंस की है, पास्ट की है या फिर फ्यूचर की। अगर आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ही सब्जेक्ट लिखा है, इसके साथ अगर आप देखें पुराने जाके एच का यूज किया जाएगा, और अगर पास्ट में ये देखें तो आप बात का यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आपने सेंटेंस लिख दिया ही इज गोइंग टू स्कूल, मतलब आप समझ जाएंगे कि आपका जो एक्शन है वह प्रेजेंट में परफॉर्म किया जा रहा है। और अगर मैं इसको लिख दूं ही वाज गोइंग टू स्कूल, तो आप समझ जाएंगे कि यह जो एक्शन परफॉर्म है वह पास्ट में परफॉर्म किया गया। ठीक है, तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब का जो मेन काम है वह टाइम को बताना है। समझ गए बात? बिल्कुल सही। अब आगे आप देखें। अब आप में बताइए, इंडेफिनेट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की बेस फॉर्म यूज की जाती है या राइट फॉर्म यूज की जाती है, और पास्ट के जो इंडेफिनेट है उसमें क्या किया जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। पे अगर कंटिन्यूस में हो आप, चलो ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो भी सकते हैं कि गोइंग टू स्कूल की आपको बताने के लिए बाज और बर का यूज करना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो स्टेट है गोइंग टू स्कूल, ये पूरे आपकी जो फ्रेज है वो सेम ही रहेगी, चाहे प्रेजेंट में लिखो चाहे पास्ट में लिखो, ये बिल्कुल सेम ही रहेगी। ठीक है, मतलब वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है दोनों में ही सेम यूज की जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात पता हो, मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है और पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। मतलब यहाँ पे वर्ब एक जैसी यूज नहीं की गई, एक जैसे फॉर्म में यूज नहीं की गई। प्रेजेंट और पास्ट दोनों कंट्रीज में एक जैसी वर्ब यूज की जाती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, चाहे वह प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन इंडेफिनेट में ऐसा नहीं होता है, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। तो मतलब अगर आप सीधे शब्दों में यह भी कहते हैं कि अगर हमें इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम ना भी लिखें तब भी हमें सीधी बात समझ में आ जाएगी कि यह सेंटेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। जैसे आप ये देखिए, मैं लिख दूं और अगर इसे सेकंड फॉर्म में लिख दूं ही वेंट टू,
तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की आपको जरूरत नहीं है टाइम को बताने में, क्योंकि आपको सीधी बात समझ में आ रहा है कि इंडेफिनेट टेंस है। ये देखो वर्ब की राइट फॉर्म यूज की गई फर्स्ट फॉर्म में, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, तो ये क्या हो गया पास्ट इंडेफिनेट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की लिखने की हमें जरूरत नहीं है, और यही इसका मेन कारण है कि हम किसी भी इंडेफिनेट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी सेंटेंस को अगर आप यहाँ ऐसे लिखना चाहें कि ये सेंटेंस बिल्कुल पूरा सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इस हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आप लिखते हैं तो ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन इसको लिखते नहीं है। वो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जब बिना हेल्पिंग वर्ब के काम चल रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब को क्यों लिखें। हेल्पिंग वर्ब लिखने से सिर्फ इतना हो जाता है कि आपने उस सेंटेंस पे आपको जोर दे देते हैं आप। जैसे ही मैं शब्द में आपको नॉर्मल शब्दों में कहूँ कि वह है स्कूल जाता है, यह बेसिक चीज है। लेकिन अगर आप उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं कि ही डज गो टू स्कूल, तो उसका एक एम्फेसाइज हो जाएगा सेंटेंस में कि वह स्कूल जाता है, मतलब ऐसे एम्फेसाइज हो रहा है सेंटेंस में, समझ रहे हो? इसलिए ये चीजें होती हैं। इसलिए मेन रीजन यही रहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। हालांकि नेगेटिव में आप इसका यूज देखने मिलेंगे, इंट्रागेटिव में आपको देखने को मिलेगा, ये मैं अभी आपको चीज बताऊंगा। लेकिन सिर्फ आप अभी याद रखें कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाती, और क्यों यूज नहीं की जाती उसका मैं भी रीजन आपको बता चुका हूँ। क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब यूज करे भी आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि जो टेंस है वह पास्ट का है कि प्रेजेंट का। सेम ऐसी अगर आप यहाँ पे लिखें ही वेंट के साथ, अगर आप यहाँ से लिखते हैं ही, अगर आप तो ये सेंटेंस भी सही है। ही वेंट टू स्कूल लिखो या ही डिड गो टू स्कूल लिखो, एक ही चीज है। लेकिन सिर्फ अगर आप वर्ब यूज कर देते हैं इससे थोड़ा सेंटेंस में एम्फेसाइज हो जाता है और कुछ नहीं। ग्रामेटिकल सही है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंस अगर एग्जाम में आता है तो ये सेंटेंस भी सही है, इसको गलत नहीं माना जाएगा। क्योंकि हो सकता है जो आपका एग्जामिनर है अगर ऐसा लिखेगा तो वो तभी लिखेगा जब वो सेंटेंस में जोर डालने की कोशिश कर रहा है। बात आपको समझ में आ गई, मैंने इंडेफिनेट का आपको समझा दिया। अगर इसी चीज को यहाँ पे देखें, आप इस बात को समझना चाहें तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इस चीज से आप समझ सकते हैं। इसको आप देखेंगे एक बार बैठ के, आप इसको याद कर लें, इसको आप समझें कि किस पर्सन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है। केवल मैंने इंडेफिनेट के बारे में बात की है, तो ये देखें आप, इसके मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए, आप इससे समझने की कोशिश करें। ये देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेंबर, ये पूरा मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया इसका कैसे यूज करना है। अब आप देखेंगे मैंने लिखा है आई, प्ले आएगा आई के साथ या फिर प्लेज आएगा। तो अगर आप बोलेंगे तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाएंगे, आप देखेंगे कि मैंने ये बोला है कि सिर्फ एस या ई एस उनके साथ यूज किया जाता है जो पर्सन होते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है राइट फॉर्म कब यूज की जाती है, जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो। तो आप समझ जाएंगे आई जो है, आई को तो हमने फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखा है, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखा है, मतलब वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म मतलब प्ले। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्ले को सही कर देंगे, आप बोलेंगे भाई प्लेस पे यहाँ पे गलत होगा। अब अगली बात आते हैं, यू प्ले आएगा या फिर प्लेस आएगा। तो आप फिर वही बात करेंगे कि मैंने बोला था थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन ये यू जो होता है वह तो सेकंड पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन में आता है, मतलब एस ई एस नहीं आएगा, सिर्फ बेस फॉर्म आएगी। सेम यहीं पे अब अगला कौन सा देखा, यहाँ पे अगर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो आप चीज को समझ जाएंगे। देखेंगे ही को आप क्या बोलेंगे, ही फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को छोड़ के किस में जा रहा है, थर्ड पर्सन में जा रहा है। इसके साथ ही में सिर्फ एक व्यक्ति की बात की गई है, तो ये क्या हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में कब किया जाएगा, एस आई एस लगाया जाएगा। तो आप बोलेंगे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ प्ले नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉर्म आएगी जिसमें एस एस लगा हो, मतलब ही प्लेस क्रिकेट इसमें सही हो जाएगा। अब जैसे आप सेम नीचे अगले एक और एग्जांपल मैंने लिखा, दे के साथ प्ले आएगा या फिर प्लेज आएगा। तो आप बोलेंगे कि दे जो आपने बताया ये है तो थर्ड पर्सन, मतलब मुझे और आपको छोड़कर कोई भी चीज है तो वो क्या थर्ड पर्सन में जाएगी, तो दे भी जाएगा थर्ड पर्सन में। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। दे का मतलब होता है एक से ज्यादा, कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा, ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ तो आपको पता है बेस फॉर्म ही आती है, डायरेक्ट फॉर्म केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आती है। तो यहाँ पे दे प्ले आएगा, प्लेस नहीं आएगा। देखिए ये बात आप समझ गए हो, आपको इतनी बात समझ आ गई। मतलब यहाँ पे मैंने आपको इंडेफिनेट टेंस समझा दिया कि कैसे हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या यूज की जाती है, कैसे हमें इंडेफिनेट टेंस की पहचान करनी है। तो इंडेफिनेट टेंस में आपने अब तक एक बात यहाँ पे समझ ली है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो उसको हम क्या बोल लेंगे,
ये इंडेफिनेट टेंस है। अब फर्स्ट फॉर्म भी दो टाइप से यूज हो सकती है, या तो ऐसे मतलब या तो SEIS लगा हो सकता है उसमें, या फिर वह बेस यूज हो सकती है। यहाँ पे SEIS इसमें लगा हुआ है, ही प्लेज, फिर भी है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए यू प्ले, ये बेस फॉर्म है लेकिन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कुछ भी हो जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहे, उसमें SES कुछ भी लगा हो, या फिर बेस फॉर्म रहे, वह किसमें जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट पर। लेकिन इसी सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी जाए तो वह किसमें चला जाएगा, पास्ट टेंस में। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं ही, अब प्ले की अगर यहाँ पे मैं सेकंड फॉर्म लिख दूं, क्या आ जाएगा, प्लेड, ही प्लेड क्रिकेट। तो देखते समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई, ही प्ले क्रिकेट, मतलब ये कहा जाएगा ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। और पास्ट में आपको पता है, पास्ट इंडेफिनेट में ऐसा कुछ लफड़ा होता नहीं है कि डिराइव्ड फॉर्म अलग होते हैं, बेस फॉर्म अलग होते हैं, कुछ नहीं होता। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी हो, सबके साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो मतलब ही प्लेड होगा, ठीक है, आप बोलेंगे दे प्लेड होगा, ठीक है, आप बोलेंगे बी प्लेड होगा, ठीक है, आई प्लेड होगा। कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, ही सी इट दे नेम आई बी यू, कुछ भी हो, इसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। ये तो मैंने आपको बता दी प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट दोनों की पहचान, कि किस कंडीशन में आपको पहचानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है और किस कंडीशन में आपको पहचानना है कि पास्ट इंडेफिनेट। ये बात कर दी मैंने अफर्मेटिव की, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट अफर्मेटिव की मैंने आपको बात समझा दी। अब इसी चीज में मैं आपको नेगेटिव समझाता हूँ कि नेगेटिव में कैसे यूज करें, कैसे पहचाने कि ये नेगेटिव है, कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव है या फिर पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव है। तो आइए इस चीज को आप समझते हैं। मैंने आपको थोड़ी सी चीज समझाने की कोशिश की है, शायद मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखे थे। ये देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल लिख रखे, इनको आप बाद में सॉल्व करना, पहले यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए। नॉट जो होता है, नॉट बेसिकली एडवर्ब होता है। अब एडवर्ब क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप इतना याद कीजिए कि नॉट का जो काम होता है वो है वर्ब को नेगेटिव में लाना होता है। जैसे मैंने बोल दिया, अभी आपको मैंने समझाया था, ही प्लेज, ठीक है, तो ये प्लेज यहाँ पे क्या पॉजिटिव में नॉट का यूज नहीं किया गया, तो मतलब वह क्रिकेट खेलता है। अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव में ले जाना चाहूँ कि वह क्रिकेट नहीं खेला चाहे, तो उसके साथ फिर हम नॉट का यूज करेंगे। और नॉट का यूज कैसा करना है, अब आपको इस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको, हालांकि बड़ा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आप चीजों को याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, अफर्मेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनेट अफर्मेटिव या पास्ट इंडेफिनेट अफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव में आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे नेगेटिव आ जाता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। ही, अब लिखा यहाँ पे प्ले, मतलब प्लेस है, ऐसे ऐसे लगाया था। तो अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वह किस हिसाब से आएगी, मैंने आपको बताया था जिनके साथ एस या एस लगाते हैं उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब डू की है उसमें भी एस या एस लग जाता है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो क्या हो जाएगी, ही डज। समझ गए। अब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लिखना होता, क्योंकि उसके बाद तो आपकी मेन वर्ब आ जाएगी। तो वर्ब को नेगेट करने के लिए आपको वर्ब के पहले नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपकी वर्ब है प्ले, इसको आपको नेगेटिव में लाना है तो उसके पहले आप नॉट लगा देंगे। तो एक ही बात हो गई भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के पहले तो एक ही समय में लिख पाएंगे, जब दोनों के बीच में आप लिखो तो क्या आ जाएगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आएगी एस लग के डज आ जाएगा। डज के बाद आप क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद आप लिखेंगे प्ले। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे प्लेज क्यों नहीं लिखा, आप चाहते तो भाई यहाँ पे प्लेज तो लिख सकते थे, यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे प्लेज लिखा है। तो यहाँ पे प्लेज हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप बात समझिए कि अगर इस चीज को ऐसे लगा के हम ड्राइव फॉर्म बना सकते हैं तो सिर्फ इसका यूज एक बार ही किया जाएगा। हम ऑलरेडी एक बार हेल्पिंग वर्ब में एस या एस लगा चुके हैं, अब दोबारा यहाँ एस एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो वर्ब आएगी वह बेस फॉर्म में ही आएगी। तो आप क्या लिखेंगे, ही डज नॉट प्ले। आपको समझ में आ गई कि एस या एस जो ड्राइव फॉर्म में जिन सब्जेक्ट के साथ लगता है उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो है डज हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में डज का यूज आपने कर लिया है तो उसके बाद आप जो वर्ब यूज करेंगे वह केवल बेस फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि एस या एस का यूज आप एक बार डज के साथ कर चुके हैं, दोबारा करने का उसका कोई मतलब नहीं है। समझ गए बात। अब ऐसे ही अगर आप मान लो कुछ ऐसे सब्जेक्ट को ले लेते हैं, अब इसमें कोई भी सब्जेक्ट आ जाए जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही हो जाए, सी हो जाए या फिर सिंगुलर कोई नाम हो जाए, तो उनके साथ सबके साथ डज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सेम ही चीज चलेगी, ही सी इट या कोई नेम, फिर डज प्लस नॉट प्लस अगली वर्ब आ जाएगी। अब अगर यहीं पे मैं कोई भी वर्ड जैसे आई
सेकंड पर्सन का यू। इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब करेंगे तो आप बोलेंगे इनके साथ सब्जेक्ट जो आपकी मेन वर्ब होती है वह भी बेस फॉर्म में यूज की जाती थी, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वह भी बेस फॉर्म में यूज की जाएगी, मतलब इसके साथ डू यूज की जाएगी। इसके बाद आप नॉट लगा देंगे और तो मेन वर्ब लिख दें। बस इतनी सी बात रहेगी। जैसे इसी चीज को आप इसमें बदलना चाहें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, आई डू नॉट। ये बात समझ गए। अब आई के बाद कुछ भी लिख दें, आप वी लिखना चाहें या फिर आप चाहें तो यू लिखना चाहें या फिर आप थर्ड पर्सन प्लूरल दे लिखना चाहें, सबके साथ डू यूज की जाएगी। डू के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ गए बात। ये तो बात करते मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इसका नेगेटिव में भी कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। समझ गए। आप इसको धीरे धीरे समझिएगा तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। नहीं भी समझ में आई तो एक बार मैं आपको कल या परसों एक वीडियो डालूंगा, सारी चीजों को कंबाइन कर दूंगा जो मैंने पिछली पुरानी क्लास में पढ़ाया, उन सबको एक साथ जोड़ दूंगा, तो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपकी सारी चीजें जुड़ जाएंगी, तो उससे आप चीज समझ जाएंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी। अब मैं आप करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट की बात। तो पास्ट के साथ आपने पता है कि आपका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ये पास्ट का आपका स्ट्रक्चर रहता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे पास्ट में कोई भी मैटर नहीं करता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल, कुछ भी यूज करो आप, उसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज की जाएगी। जैसे आपने लिखा था आई वेंट लिखो, या फिर दे वेंट लिखो, या फिर बी वेंट लिखो, या फिर ही वेंट लिखो, सबके साथ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज की जानी सबके साथ। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि नेगेटिव में इसका कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अफर्मेटिव में तो आप हेल्पिंग ना यूज भी करें तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब इसका नेगेटिव में कैसे यूज करें। नेगेटिव में यूज आपके लिए ऐसा करना होता है, तो आपकी नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या यूज की जाएगी, डू की डिड यूज की जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपने जैसे कोई लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, डिड, इसके साथ क्या रहता है, नॉट। अब यहाँ पे देखिए अगली जो आप बताइए वर्ब, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करते थे पास्ट में, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपने पिछले एग्जाम्पल तरीके से समझे हैं तो आप समझ जाएंगे। जैसे हमने सिर्फ यहाँ पे एक बार ही ऐसे आई एस लगाया था हेल्पिंग वर्ब में, बाद में मेन वर्ब में नहीं लगाया था, वैसे ही आप यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक बार हम यहाँ पे डिड लगा चुके हैं। डिड मतलब हम पास्ट को वैसे ही डिनोट कर चुके हैं, डू के सेकंड फॉर्म से पास्ट बता चुके हैं, तो यहाँ पे दोबारा पास्ट की सेकंड फॉर्म लिखने का कोई मतलब नहीं है। आई डिड नॉट गो लिखोगे तभी जाके सेंटेंस सही होगा। एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लिख देते हैं, ये सेंटेंस आप लिख देते हैं आई डिड नॉट वेंट, तो ये सेंटेंस आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने पास्ट टेंस का यूज या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज दो बार कर दिया है। ये सेंटेंस आपका गलत है और इस बात को आप याद रख लें, अच्छे से समझें। इस टाइप के टेंस में एरर ये वाली बहुत ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा एरर आती है पास्ट इंडेफिनिट से, यही वाली। अभी भी क्वेश्चन में एक लंबा सा सेंटेंस आपको लिख देंगे, आगे का जो 4 पार्ट में होता है, यहाँ पे कोई लाइन लिखी रहती है, यहाँ पे लाइन लिखी रहती है, ये तो आपको इन 4 पार्ट में से बताना होता है किसमें एरर है। तो कभी कभार वो क्या करते हैं कि पहले दो जो आपके जो सेंटेंस है वो तो सही लिख देंगे, पर थर्ड में इसी टाइप के एरर लिख देंगे। जैसे वो लिख दें ही डिड नॉट, तो यहाँ पे अगर आपने ये चीज समझिए तो आपको यहाँ पे सीधे डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि एक बार हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर गए, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो मतलब ये एरर है, आप इसको आंसर लगा देंगे। इस टाइप से बात आप समझ लीजिए। सेम एरर आपकी यहाँ पे भी देखने मिल जाती है, जो मैंने आपको इंडेफिनिट में समझाया था ना कि कहाँ डच का यूज करना है, कहाँ डू का यूज करना है। ये सेम प्रकार की एरर आपको इस वाले सेंटेंस में भी देखने मिल जाती है। देखिए इस वाले में भी देखने मिल जाती है। कभी कभार वो क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही बना देते हैं वो। इसमें भी सेम एरर हो सकती है, वो लिखता है ही गोज, तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि एक बार एस लगा दिया तो दोबारा ये वर्ब मैन वर्ब में गोज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वो होना चाहिए। आप इसको ऐसे माने, तो इस टाइप के एरर भी आपको आ जाते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों को याद रखना आपको थोड़ा ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपको यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट भी समझ में आया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने समझाया था, पास्ट इंडेफिनिट समझाया था, दोनों के नेगेटिव टाइप समझा दिए। हालांकि पास्ट में नेगेटिव में कुछ था नहीं, सिर्फ आपको डेड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देनी थी। प्रेजेंट में तो कुछ चलो माने भी कि डच लगाना है कि डू लगाना है, ये इन चीज़ों का आपको याद रखना है। यहाँ पे बाकी सबके साथ आपको डिड ही यूज करना है। ठीक है, ये बात आ गई। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए एक बार आप इसको देखें, ये क्वेश्चन थे आपको, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप इसको देख लेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो चलो मैं आपको बताऊंगा आगे। ये रह इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करना है, मैंने देखा, आप देखना है इसमें गलतियाँ क्या है, क्या गलतियाँ नहीं है, मैंने क्यों ये सारी चीज़ें लिखी है, क्यों नहीं लिखी है, आप उस चीज़ को देख लेना। अब आप यहाँ पे देखें,
ये जो आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव से मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, मतलब कैसे क्वेश्चन लगाना है कैसे नहीं लगाना, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। कुछ टाइप में सर इसमें जो आंसर होते हैं वो आपके यस और नो में नॉर्मली होते हैं। जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई है ना, जैसे अभी आपको मैं लिखा था ही, यहीं पे आप देख लें प्लेज क्रिकेट, इसके साथ बेसिकली है क्या सेंटेंस, ये ऐसा ही तो है, ही डज प्ले। हेल्पिंग वर्ब के रूप में ऐसे ही लिखेंगे, हालांकि एम्फसाइज करता है लेकिन फिर भी अगर आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ही डज, और एक बार आपने डज में ऐसी एस लगा दिया तो प्ले के साथ प्लेज नहीं आएगा, ओनली प्ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसी जो हेल्पिंग वर्ब जो आपकी डज है, इसी को अगर हम आगे लिख दें ना डज, फिर आगे की चीज लिखें ही प्ले क्रिकेट, तो ये एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। क्वेश्चन जो तैयार होगा वो सिर्फ यस और नो में होगा। इसका जो हिंदी मीनिंग रहेगा वो यह रहेगा कि क्या वह क्रिकेट खेलता है। अगर वह खेलता है तो आप यस कर देंगे, नहीं खेलता तो नो कर देंगे, ठीक है। तो यही जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको ही हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो यहीं पे आप देखिए ये जो मैंने आपको समझाया था, और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी तो आपको समझ में आई होगी कि क्या होती है, कब एस यस लगाना है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट देखेंगे आई है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आना चाहिए, डू लगाते हैं कि डज, आप समझेंगे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगती है, ठीक। अब डू लगती है, अब आगे आप जाएंगे वर्ब पे, तो वर्ब को तो आपको पता है आई के साथ कुछ भी हो जाए प्ले ही लगता है, तो आप यहाँ पे क्या लगेंगे डू आई प्ले क्रिकेट, ये आपका सही हो जाएगा सेंटेंस। अब ऐसे अगर यू के साथ देखें, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, आप बोलेंगे डू या डच, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें डू लगती है, आगे आप जाके देखेंगे प्ले ही होता है तो प्ले हो जाएगा, ये सही हो। सेम इसमें दे वाले में भी आपको सीधी समझ आ जाएगा कि डू होता है प्ले आएगा क्रिकेट ही है। अब जो आपका मेन चीज बनती है वो आपकी बनती है सिर्फ ही वाली, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर में जो दिक्कत आती है सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यही आनी है। अब आप देखेंगे कि जिसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है ही, आप तत्काल समझ जाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। आप इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे डच, आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ड्राइव फ्रॉम एस आई एस के साथ लगती है, आप लगा देंगे डच। अब आप आगे जाएंगे देखेंगे यहाँ पे प्ले लगाना है या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेज लगाना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ भी आप एक बार एस आई एस आगे यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं किया जाएगा। जब एस एक बार कर चुके हैं तो आगे मेन वर्ब में नॉर्मल ही बेसिक फॉर्म लिखी जाएगी। जैसे मैंने आपको नेगेटिव में बताया था कि एक बार एस लग गया तो दोबारा एस नहीं आना है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, डज ही प्ले क्रिकेट, ये यहाँ पे आंसर रहेगा। ये मैं आपको बात समझा दी, समझ गए। ये हो गई आपकी प्रेजेंट इंडेफिनेट की। अब अगर इसी चीज को आप पास्ट इंडेफिनेट में समझने की कोशिश करें तो पास्ट में भी सेम ही चीज होती है, अगर आप समझना चाहें तो समझ जाएंगे, हालांकि अगर मैं ना भी समझाऊं तब भी आपको चीज समझ में आ जानी है पास्ट इंडेफिनेट में क्या कहना चाह रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनेट का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो आप समझ जाएंगे कि भाई हेल्पिंग वर्ब पहले यूज की जाती है तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब मतलब डिड पहले यूज किया जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि सब्जेक्ट यूज किया जाना है, ही सी इट कुछ भी हो जाए सबके साथ डिड ही यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट। उसके बाद आपको पता है मेन वर्ब लिखी जानी है, तो मेन वर्ब आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप क्या, ऑब्जेक्ट। तो सेम ही बात है, अगर आपने यहाँ पे डिड का हेल्प वर्ब में डू का सेकंड फॉर्म डिड एक बार आप कर चुके हैं, मतलब आप पास्ट टेंस यहाँ से बता चुके हैं, तो आगे जो आपकी मेन वर्ब आएगी वो किस में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। सेकंड फॉर्म मत लगा देना यहाँ पे, जैसे मैंने आपको जाने से बताया था, एक मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा था ही वेंट वेंट टू स्कूल, मतलब स्कूल चला गया, ठीक है। इसको आप नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट। अब इसका क्या बोला था मैंने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म आप एक बार डू का डेट कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा, ठीक। अब सेम ही चीज इंट्रागेटिव में यूज हो जाएगी। इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, तो आप देखेंगे पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डेड, तो आप लिख देंगे डेड। उसके बाद आता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप लिखेंगे ही। अब इसके बाद आती है मेन वर्ब, तो आपको क्या पता है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे कि आप सेकंड में, तो आप बोलेंगे कि भाई मैंने पहले एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की कर ली है, तो अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सॉरी मेन वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, क्या लिखेंगे, डिड ही गो टू स्कूल गया था, सीधी सी बात है। और इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। एक बात ये आप याद रखेंगे, शायद मैं यहाँ पे इस बात में आपको नहीं समझा पाया हूँ, सॉरी लिखना नहीं भूल गया, प्रिंटिंग होगी। यहाँ पे देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर है, कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब का लिखने के बाद क्या होता है, सॉरी इंटरोगेटिव में लिखने के बाद क्वेश्चन बन जाता है, तो क्वेश्चन बन जाता है तो लास्ट में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना। जैसे ये जो सेंटेंस लिखे सबके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, ये आपको याद रखना है। इस टाइप के भी आ सकते हैं, या फिर इससे आपको हो सकता है इंग्लिश में समझने में सहूलियत हो जाए।
अगर क्वेश्चन मार्क लगाए तो आप तत्काल वहाँ फट से समझ जाएंगे कि बात किसकी की गई है, इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव की यूज की गई, क्वेश्चन मार्क है, मतलब आगे जो हेल्पिंग दो या वर्ब यूज करनी है वो हमें इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग यूज करनी है। आपका आंसर इस हिसाब से लगा लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक सुधार कर लें। आप बना रहे हो उसमें मैं सब कर पाया हूँ तो आप कर लेना इस बात को। ठीक है, बात समझ गए। ये मैंने पास्ट को ही बता दिया। अब हमारा जो है पास्ट और प्रेजेंट का जो इंडेफिनेट पूरा कंप्लीट हो गया। अब चाहे वो नेगेटिव हो या इंट्रागेटिव हो, मैंने आपको तीनों चीजें समझा दी। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से मतलब होता है पॉजिटिव, दूसरा आता है नेगेटिव और तीसरा आता है इंट्रागेटिव। मैंने आपको तीनों टाइप समझा दिए और इनमें कैसे वर्ब का यूज किया जाता है मैंने आपको ये भी समझा दिया। आपको समझ नहीं आया होगा तो आप एक बार धीरे धीरे वीडियो को पॉज करिए, फिर मैंने जो आपको सेंटेंस बोला है उस सेंटेंस को ठीक से समझिए, सुनिए, फिर आप उसको लिखना, तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ। ठीक। अभी अगर आगे और बात करें, ये तो मैंने आपको अफर्मेटिव के बारे में बात कर दी, लेकिन अगर मैं आगे कंटिन्यूस के बारे में बात करूँ तो मेरे ख्याल से लेक्चर ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो अब यहाँ पे तो मुझे अब शायद ना ही करवाना चाहिए। तो आपको मैंने जितना आपको आज पढ़ाया अफर्मेटिव सारा कंप्लीट करा दिया मैंने, पास्ट और प्रेजेंट दोनों का। और पिछला जो मैंने पढ़ाया था मैंने आपको वो सारा भी रिकॉल करा दिया। तो अब आप कोशिश करिए कि शुरू से लेके अब तक के सारे वीडियो देख लें और प्रेजेंट और पास्ट का जो इंडेफिनेट है उस सारे को आप कंप्लीट कर लें। कल हम बात करेंगे कंटिन्यूस की, कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों कल ही खत्म करें। ठीक है, और फिर उसके बाद एक मैं आपको फ्यूचर समझाऊंगा, फ्यूचर में सारे टाइप समझाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, टेंस का जो सारी जो आपको मैंने इतने छोटी छोटी वीडियो बनाए हैं उसकी जगह पर मैं एक पूरा टेंस का वीडियो बना दूंगा 2.5 या 3 घंटे का, आपस में मर्ज कर दूंगा। तो फिर आप क्या करना, शुरू से उठा के एक दिन उठना, सुबह से स्टार्ट करना, 11-12 बजे तक सारी टेंस की वीडियो खत्म कर लेना, जिससे आपकी सारी चीजें लिंक हो जाएंगी, आपको समझ जाएगा। अभी छुटपुट में क्या आप शायद ना समझ पा रहे हो, तो अगर आप ऐसे में ना समझ पा रहे हो तो बार बार इन वीडियो को देखें, आप पहले दूसरे देखें, फिर आज का आप तीसरे चलाएं, ऐसे आप चलाएं, क्लियर करें, समझ लें। और आज जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं उसमें आप समझने की कोशिश करें कि मैंने क्या गलत करवाया, क्या सही करवाया, कैसे इसको सही कर सकते हैं, किस चीज में सेंटेंस गलत होगा, इससे आप धीरे धीरे चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। बाकी कल से कोशिश करेंगे, कल मतलब कोशिश क्या, पास्ट प्रेजेंट पूरा खत्म ही कर देंगे और परसों से हम फ्यूचर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में।